हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो सेशन चल रहा है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर का चल रहा है। और इसमें हमने आपके लिए लास्ट जो 8 वीडियो बनाई हैं वो हमारी प्लेलिस्ट पे आपको डिटेल में मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इशू ऑफ शेयर का एक टॉपिक, इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि हम यहाँ बात करेंगे कि जब एक कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, लेकिन वो इशू करने का जो पर्पज़ होता है वो कैश में अमाउंट को रिसीव ना करना होकर बल्कि अदर देन कैश के पर्पज़ से उसको किया जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक कंपनी अपने शेयर को अदर देन कैश के लिए इशू करती है तो वो किस किस कंडीशन में इशू कर सकती है और उसके कंसर्ट के लिए कौन कौन सी जनरल एंट्रीज बन सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी डिटेल में हम आपको इसकी नॉलेज देंगे। तो आप इसकी पूरी नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस नॉलेज को अपने लिए काम में ले सकें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो आप जैसे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू ऑफ शेयर फॉर कैश ओनली। यानी कि हम ये कह सकते हैं कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो अपने शेयर को केवल कैश के लिए ही इशू करे। इट कैन बी इशू फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। वह चाहे तो अपने शेयर को अदर देन कैश के लिए भी इशू कर सकती है। यानी कि जब अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जब अपने शेयर को कंपनी पब्लिक को इशू करती है और उसके बदले में कैश में पैसा ना लेकर अदर कोई असेट्स, बिजनेस या कोई सर्विस का पेमेंट करने के लिए वो इसका यूज़ कर सकती है। It can be issued for a consideration other than cash. Company may issue share for consideration other than cash, such as against purchase of an assets or परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विस टेकन ईटीसी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को इशू इस पर्पज से करती है कि उसके बदले में वो किसी असेट्स को परचेज करे या किसी बिजनेस को परचेज करे या फिर किसी सर्विस का प्रोवाइड करने के बदले में उनको शेयर इशू करें, तो उसके लिए हम अदर देन कैश का यूज़ करते हैं। तो गाइज, हम बात करते हैं अ कंपनी कैन इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक कंपनी जब अपने शेयर को अदर देन कैश के पर्पज से इशू करती है तो उसकी कौन कौन सी टर्म्स हो सकती हैं। तो इसमें आपके सामने हमने 3 टर्म्स बताई हैं, जिसमें सबसे पहले है इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। यानी कि जब कंपनी अपने शेयर वेंडर्स को इशू करती है, तो जो वेंडर को इशू करती है तो वेंडर को इशू करने का पर्पज़ होता है फर्स्ट ऑन परचेज ऑफ असेट्स। यानी कि जब कंपनी ने कोई वेंडर से कोई असेट्स परचेज करी हो, या सेकंड ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, या उसने कोई बिजनेस ही पूरा का पूरा परचेज किया हो तो उसके कंसर्न में फिर जो उसको कंसिडरेशन के रूप में जो अमाउंट पे किया जाता है तो वो कैश में पे ना करके शेयर के रूप में इशू किया जाता है, तो उसी को हम अदर देन कैश कहते हैं। सेकंड, हम कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जब कंपनी उनको उनके सर्विस के बदले में रेमुनेशन के रूप में उनको शेयर इशू करती है तो उसकी कंडीशन को कहते हैं इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। और थर्ड आता है आपका इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। जो कंपनी के अंडर राइटर्स होते हैं तो उनको जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसके लिए फिर उनको इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स कहते हैं। तो आइए इनको समझते हैं डिटेल में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश में। इन सच ए केस द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंसर्न में जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो कौन कौन सी बनाई जाती हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर टू वेंडर की। यानी कि जब हम शेयर वेंडर को इशू करते हैं तो उसको इशू करने के कंसर्न में हमें उससे पहले कोई असेट्स या बिजनेस को परचेस करना होता है, तो पहले हमें उसकी एंट्री बनानी होती है, उसके बाद हम शेयर को इशू करने की एंट्री को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑन परचेज ऑफ असेट्स, जिसकी आप अपनी एंट्री देख रहे हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो ये एंट्री बनती है जब हम किसी वेंडर से कोई असेट्स खरीदते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी किसी वेंडर से कोई असेट्स को परचेज करती है तो उसके लिए वो एंट्री बनाती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। दूसरा, अगर वो असेट्स की जगह किसी बिजनेस को परचेज करती है तब उस कंडीशन में एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ और टू वेंडर। इसके अलावा गाइस, आप इस एंट्री में देख रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें दी हैं हमें, गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं तब जब क्वेश्चन के अंदर आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दिया हुआ हो और अगर आपने जो पेमेंट किया है वो उसकी असेट्स की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट किया है तो उसके डिफरेंस को हम गुडविल के नाम से डेबिट करते हैं। और जो आपने बिजनेस खरीदा है यानी कि असेट्स खरीदी है और उसकी लायबिलिटीज़ को घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है, अगर वो अमाउंट से आप कम के पेमेंट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन की राशि उससे कम होती है, तो उसके डिफरेंस को हम कैपिटल रिजर्व
कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई असेट्स की वैल्यू, या ये कहें कि जब किसी बिजनेस की वैल्यू से ज़्यादा आप परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट पे करते हैं तो डिफरेंस को गुडविल के नाम से लिखेंगे। और जब आप किसी बिजनेस की वैल्यू से कम के शेयर को इशू करते हैं परचेज कंसिडरेशन के रूप में, तब उसके डिफरेंस को आप कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। गुडविल को हम हमेशा डेबिट में लिखते हैं और कैपिटल रिजर्व को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। तो एक एंट्री में या तो गुडविल ही होगी या कैपिटल रिजर्व होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं आते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं, आपकी एंट्री बन जाएगी ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के लिए असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू वेंडर और टू कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से कोई एक अमाउंट ही आपको इसमें लिखना होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आपसे, कि जैसे आपको हमने स्टार अपने इस एंट्री में हमने आपको थोड़ा समझाने के लिए आप देखेंगे तो गुडविल के आगे एक स्टार बनाया है और कैपिटल रिजर्व के आगे 2 स्टार बनाए हैं। तो हमने इसलिए बनाए कि इसके बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम दे सकें। जैसे कि हम फर्स्ट स्टार जो गुडविल की बात करें हम, तो हम उसमें कहते हैं कि इफ़ परचेज कंसिडरेशन गिवन इज मोर देन नेट असेट्स देन डिफरेंस इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, इट इज़ ए केस ऑफ परचेज गुडविल, हैंस वी विल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आपकी नेट असेट्स से ज़्यादा होता है तो उसके डिफरेंस की राशि को हम गुडविल के नाम से लिखते हैं और इसको हम डेबिट करते हैं और इसको रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी होता है। सेकंड हम बात करते हैं, इफ़ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन लेस देन नेट असेट्स देन द डिफरेंस क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो हम ये कह सकते हैं कि जब परचेज कंसिडरेशन की राशि नेट असेट्स से कम होती है तब उस कंडीशन में जो उसका डिफरेंस होगा उसे कैपिटल रिजर्व के नाम से बुक में रिकॉर्ड में रखा जाएगा, जिसको कि हम क्रेडिट करते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व विल अपीयर एट ए टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम पर, यानी कि एक एंट्री जो आप बनाएंगे उसमें या तो गुडविल ही होगी या कैपिटल रिजर्व होगा, एक एंट्री में दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब गाइस हम यहाँ समझते हैं कि परचेज कंसिडरेशन बेसिकली है क्या। तो इसका मीनिंग समझते हैं यहाँ पर कि परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ असेट्स बिजनेस from other enterprises. It may be given in the question, otherwise it will be equal to net assets equal to sundry assets minus sundry liabilities. तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जो हम किसी असेट्स या बिजनेस को परचेज करने के कंसर्न में हम वेंडर को पे करते हैं। तो या तो ये बुक में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, और अगर ये किसी बुक में आपको नहीं दिया है तो इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज़, यानी कि नेट असेट्स निकालेंगे हम सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो ये नेट असेट्स जो होती है जब कुछ नहीं कहता है तो इसी को हम परचेज कंसिडरेशन मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकला हुआ नहीं दिया है या गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आप ये मानिए कि जो आपने असेट्स या बिजनेस परचेज किया है उसी का बैलेंस आप पे करेंगे। तो उस कंडीशन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपकी इसमें निकल कर नहीं आएगी। गुडविल और कैपिटल रिजर्व तभी निकल के आती है जब क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन होता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें पेमेंट मेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ शेयर, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं इसमें पेमेंट मेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ शेयर। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब अब वेंडर से हमने कोई असेट्स या बिजनेस को परचेज कर लिया जिसकी एंट्री हमने पहले बनाई, उस कंडीशन में हमने वेंडर को क्रेडिट किया था। अब हमें वेंडर का क्या करना है, पेमेंट करना है। तो जो हमें वेंडर का पेमेंट करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास जो कंडीशन होती हैं, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में पहले आपको बताया था कि जनरली शेयर 2 टाइप से इशू हो सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम, और स्पेशल कंडीशन या स्वेट इक्विटी शेयर की कंडीशन में हम उसे डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि हम तीनों कंडीशन में आपको समझाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर तीनों में आपके सामने हमने एक एंट्री को आपके सामने रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हम इशूड ऑफ शेयर एट पार की। तो उसकी एंट्री बनती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग इशू ऑफ शेयर एट पार। सेकंड बात करते हैं इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम की। तो उसकी एंट्री बनती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से एंट्री बनती है हमारी इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की। तो इसमें हम एंट्री बना लेते हैं वेंडर्स डेबिट वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बीइंग इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम तीनों कंडीशनों की हमने आपको एंट्री बताई है, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की। जनरली एट पार और प्रीमियम की एंट्री बनती है, डिस्काउंट पर हम अब नए शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करती है तब उसको वो डिस्काउंट पर भी एंट्री को बना सकती है।
तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम इशूड ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। अब जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को एक तरीके से जो स्टार्टअप देते हैं, जो कंपनी को जो रनिंग कराते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, तो कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए जो वो अपनी सर्विस कंपनी को देते हैं, और उस सर्विस के बदले में जो कंपनी उनको पे करती है, तो वो कैश में भी पे कर सकती है और शेयर के थ्रू भी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जब कंपनी अपने प्रमोटर्स का पेमेंट शेयर के थ्रू करती है, तब उसके कंसर्न में कौन सी एंट्री बनाई जा सकती है या कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, तो वो आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, समटाइम्स कंपनी इशू शेयर टू प्रमोटर्स फॉर दियर सर्विस रेंडर्ड टू द कंपनी। तो कहने के जो कंपनी अपने शेयर को इशू करती है प्रमोटर्स को, उनके द्वारा दी गई सर्विस के बदले में। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इट इज़ ऑन इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। इस जो सर्विस का जो एक तरीके से जो एक्सपेंसेस होता है, उसको अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसको फिर हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या उसको हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। हैंस द अमाउंट इज डेबिटेड टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको नॉर्मली जो हम बुक्स में आप देखेंगे, तो इसकी जो एंट्री होती है वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से भी आप एंट्री को आप रिकॉर्ड या बुक में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसकी अगर हम जनरल एंट्री की बात करें, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाती है आपकी, जैसे आप देख रहे हैं द जनरल एंट्री पास आर, तो इसकी एंट्री बन जाती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। तो यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के रूप में या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में, इनको हम डेबिट कर देंगे, और क्योंकि इनके बदले में पेमेंट किसे करना है, हमें प्रमोटर्स को करना है, तो प्रमोटर्स को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से एंट्री बन जाती है बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। यहाँ पे हमें एक बात और समझने की है कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और प्रीमियरी एक्सपेंसेस अकाउंट आर रिटर्न ऑफ इन ईयर दे आर इनकरीड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जनरली जो ये अमाउंट होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का, तो ये आप अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आपके पास अवेलेबल है या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में आपके पास इतना बैलेंस अवेलेबल है, तो आप इसको इन अकाउंट से राइट ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट कर सकते हैं, और टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट करके इसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट इसकी बात आती है कि जो हम प्रमोटर्स होते हैं, अब उनको जो हम पेमेंट करते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनको आप 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। तो जनरली नई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर को वो अपने डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो उसके लिए एंट्री बन जाती है, अगर आप पार पे इशू होती हैं तो प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर एट पार। प्रीमियम पर है तो प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स एट प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स एट डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम इनको तीनों कंडीशनों में इसको इशू कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो प्रमोटर्स को होते हैं, तो आप इसको गुडविल के नाम से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि बहुत सी बुक में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन कॉस्ट के नाम से दिखाया जाता है, और कहीं कहीं पे इसको गुडविल के नाम से भी आप इसे दिखा सकते हैं। तो अगर इसको गुडविल के नाम से दिखाते हैं तो सिंपल इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स की अगर बात करें एट पार पर, तो एंट्री बन जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स एट पार। अगर प्रीमियम की बात करें तो एंट्री बन जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स एट प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो एंट्री बन जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स एट डिस्काउंट। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन या प्रीमियरी एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट करके टू प्रमोटर्स को क्रेडिट करें, और प्रमोटर्स को इसको पेमेंट कर सकते हैं प्रमोटर्स के नाम से, या फिर इसको गुडविल के नाम से भी डायरेक्ट एंट्री बना के इनका आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स, यानी कि जब अपने शेयर हम अंडर राइटर्स को इशू करते हैं तो उसके लिए एंट्री बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बेसिकली अंडर राइटर्स कौन होते हैं। तो गाइस जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अंडर राइटिंग मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच अ पर्सन नोन एज अंडर राइटर। तो हम कह सकते हैं कि अंडर राइटिंग का मतलब होता है एक तरीके से कि वो पर्सन जो कि
कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम अंडरराइटर कहते हैं। एग्रीज यूजुअली फॉर कमीशन टू टेक द शेयर नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक, और जो शेयर पब्लिक के द्वारा नहीं लिए जाते हैं उनको इसको लेने होते हैं, जिसके बदले में ये कमीशन लेते हैं। द कंपनी में इशू शेयर टू अंडरराइटर्स इन स्टेट ऑफ पेइंग द कमीशन इन कैश। तो ये कह सकते हैं हम कि कंपनी अपने अंडरराइटर्स जो होते हैं उनका कमीशन का पेमेंट कैश के अलावा भी शेयर के रूप में कर सकती है। तो उसके कंसर्न में कौन सी एंट्री बनेगी? तो इन शॉर्ट हम कहें तो अंडरराइटर्स का मतलब हुआ, अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो कि कंपनी और पब्लिक के बीच में एक तरीके से एजेंट या ब्रोकर का काम करते हैं। इनका काम ये है कि ये कंपनी से शेयर लेते हैं और पब्लिक को शेयर देते हैं, और जो शेयर पब्लिक के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, जिनका इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो बचे हुए शेयर को इनको खुद को लेना होता है। जैसे मान लीजिए किसी अंडरराइटर ने किसी कंपनी के साथ 10,000 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी कंपनी के 10,000 शेयर पब्लिक को इशू करवाऊंगा, और अगर मान लीजिए पब्लिक के द्वारा उन 10,000 शेयर में से 8,000 शेयर ही पब्लिक के द्वारा लिए गए और 2,000 शेयर नहीं लिए गए, तब उन 2,000 शेयर को इस अंडरराइटर को खुद लेना होगा, उसका पेमेंट इसे कंपनी को खुद करना होगा। कंपनी को यहाँ ये फ़ायदा होता है कि कंपनी अपने उन पर्टिकुलर शेयर के लिए इंश्योर्ड हो जाती है जो वो अंडरराइटर के थ्रू पब्लिक को इशू कराती है, क्योंकि अगर वो पब्लिक के द्वारा नहीं लिए जाते हैं तो वो शेयर फिर अंडरराइटर्स को लेने पड़ते हैं। अंडरराइटर्स इसके बदले में कंपनी से कमीशन लेता है, जिसको हम अंडरराइटिंग कमीशन के नाम से जानते हैं, या उसकी एंट्री हम अपनी बुक में करते हैं। तो उसके कंसर्न में जो जनरल एंट्री बनती है वो आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं द जनरल एंट्री इन दिस केस आर ऑन अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। तो सबसे पहले हम अंडरराइटिंग कमीशन के ड्यू की बात करते हैं, तो उसकी एंट्री बनती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। अब जो कि हम ये अंडरराइटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, तो अब हमें इसका पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के लिए जो एंट्री बनेंगी तो वो आपके सामने स्क्रीन पर ये है, ऑन इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। यानी कि जब कंपनी अपने शेयर अंडरराइटर्स को एज ए कमीशन के बदले में देती है, तो उसके कंसर्न में जो एंट्री बनती है वो आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पार की। तो एट पार में इसकी एंट्री बनती है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स एट पार। यानी कि जो अंडरराइटर्स को हमने शेयर शूट करे हैं, अगर वो पार पे करते हैं तो उसकी एंट्री बन जाती है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स एट पार। अगर हम प्रीमियम पे इसको इशू करते हैं तो एंट्री बन जाती है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग इशू ऑफ शेयर अंडरराइटर्स एट प्रीमियम। और अगर हम इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसकी एंट्री बन जाती है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स एट डिस्काउंट। तो इस तरीके से ये हमारे जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको हम उनके अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो अदर देन कैश की कंडीशन कहलाती है, जिसके कंसर्न में आपको हमने ये एंट्री बताई। तो गाइज इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक था, जब अदर देन कैश के लिए, यानी कि जब कंपनी अपने शेयर को इशू तो करती है लेकिन उसके बदले में कैश में कोई अमाउंट ना लेकर अदर देन कैश के लिए वो इसको इशू करती है, तो उसके सामने 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहला वो जो अपने शेयर को वेंडर को इशू करे, वेंडर को इशू करने के लिए या तो वेंडर से असेट्स खरीदती है या कोई बिजनेस खरीदती है। दूसरा, जब अपने शेयर को कंपनी प्रमोटर्स को उनकी सर्विस रेंडर्ड के बदले में इशू करती है, जिसको हम इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स बोलते हैं। और तीसरा, जो कंपनी अपने शेयर को अंडरराइटर्स को इशू करती है उनके कमीशन के बदले में, जिसको हम इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स कहते हैं। तो गाइज हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट प्रॉब्लम इस टॉपिक के कंसर्न में रह जाता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अब ये हमारा थ्योरेटिकल सेशन चल रहा है, इसके बाद हम इन सब की न्यूमेरिकल आपको वीडियो भी बना कर देंगे, ताकि आपको दोनों नॉलेज इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको दे सकें, मिल सके। गाइज एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, हमने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि है कंपनी अकाउंट के नाम से। उसमें आपको जो भी हमारी टर्म्स ऑफ इशू है या कंपनी के रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको सीक्वेंस में सब मिल जाएंगी। अगर कोई वीडियो आपके बीच में छूट गई है तो आप उसको सीक्वेंस में देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट करके रख सकते हैं, ताकि वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे। हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो हमने इस पर्पज़ से कलेक्ट की है कि वो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में फ़ायदेमंद हो। तो गाइस आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और इसको शेयर भी करते रहें। थैंक यू।